ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। सब लोग आ गए और आने वाले हैं, तो उसका करें शुरू। किसी के कोई डाउट हो जो पूछना हो किसी को? अरे मुझे नहीं लगा, वो तो लकड़ी है उधर पे। किसी के कोई डाउट्स वगैरह अभी, मतलब जब तक आ रहे हैं बच्चे, 5-6 मिनट हैं अभी 3 बजने में। अपन सब लोग पीएससी वाले हैं, वनडे एग्ज़ाम पे। क्यों आप लोग आगे आ जाइए ना, हर इंसान मौका नहीं देता आगे देने का। गर्मी तो एसी में भी लगती है। मैं अपना पंखा बंद कर रहा हूँ यार तुम्हारे लिए यार। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिले आगे आने के लिए। चलो 5 मिनट के लिए अपन अभी इंट्रो कर लेते हैं अपना, ठीक है? अब बताओ अपने अपने सारे नाम। अरे मैं खुद स्टूडेंट हूँ यार तुम लोगों जैसा। मैं यही तुम लोग को बताने वाला था कि आज तुम लोग मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, समझ रहे हो? मोटिवेशन ज़्यादा हो गया है, मोटिवेशन ज़्यादा हो। वो ज़्यादा इसलिए हुआ था क्योंकि तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इसलिए आज भागते। समझ रहे हो? उनके भागने से कोई मतलब नहीं है। मैं तब तक नहीं पढ़ाता जब तक तुम मेरे से पूछते ही नहीं कि सर ये ऐसा हो क्यों रहा है। पीपीटी अभी भी रखी हुई है, कहने का मतलब वही है। तुम लोग, तुमको मेरी वैल्यू नहीं होगी, वो तुम्हारा लॉस है। मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के लिए। जो चीज़ तुम बोल रहे हो, ये चीज़ मैंने नीचे जाके बोला कि अरे सर मैं आधा घंटे तक तो वेट ही कर रहा था कि किसी के तो दिमाग की बत्ती जले। तो वो पहले क्या है ना कि तुम लोग वनडे वाले हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था, समझ रहे हो? 150 नंबर की आती है भाई हिस्ट्री पीएससी में, ठीक है? वही सेम चीज़ पे इंटरव्यू में पूछेगा, तो मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा था। उधर थोड़ी ना इससे मतलब, उधर तुम्हारा कोर एकदम क्लियर होना चाहिए। और नीचे जाके सर ने बताया कि वो वनडे वाले बैठे हैं, तो मैंने बोला इसीलिए तो उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको तो इतना पढ़ना ही नहीं है। बट ये बात हमेशा याद रखना कि जब तुम्हारे डाउट्स नहीं होंगे ना, मेरे को इतने सारे बच्चे वनडे वाले पूछते यार भैया आपको इतनी सारी हिस्ट्री कैसे याद हो गई, पॉलिटी भी याद है, ज्योग्राफी भी याद है। वो इसीलिए क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ पढ़ना है, समझने वाली चीज़ समझो। और मैं तुम लोग को इसलिए इतना ज़्यादा अपने आप को डाउन टू अर्थ लेके आ रहा था क्योंकि भाई मैं ऐसी ही जगह से निकला हूँ, और जहाँ जाके पहुँचा हूँ वहाँ समझ में आएगा कि एक इंसान आएगा जो तुम्हारे मुंह पे पैसा फेंक के तुमको औकात दिखा देगा कि तुम मेरे से नीचे हो, और तुम ऐसा उन लोगों का सामना सिर्फ अपने ज्ञान से कर सकते हो, समझ रहे हो? तो ये कनेक्ट करने की बात वो थी, मोटिवेशन नहीं था ना। मैं मोटिवेशन में विश्वास करता हूँ। मैंने खुद बोला था क्लास में कि मोटिवेशन 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और मैं 1 दिन में सब कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि 1 दिन में जो पढ़ाऊँ वो तुमको 100 दिन काम आए। मेरा मकसद ये था। अरे नेचुरल कॉल है यार, ये सब पागल लोग हैं यार। मेरा यही, मैं सर से भी बोल के आया था मेरा कल एग्ज़ाम है, तो एक तो सर के हम्बलनेस के कारण मैं इधर आया, और दूसरी बात ये कि हाँ कुछ अच्छा दे पाते हैं तो ही मायने रखता है। तो मैं अभी बोला ना मैंने, तो वही निकाल पूरी हिस्ट्री, पूरे कोई भी सब्जेक्ट है पूरे, और तुम जो भी जॉब जानते हो। मैथ्स 30 नंबर का आता है, 65 सब्जेक्ट हैं टोटल, 6 पेपर होते हैं, हर पेपर में मोस्टली पेपर में 10-10 यूनिट होती हैं, और एक अकेली यूनिट में पूरी हिस्ट्री होती है, समझ लो एक तरीके से मेंस में। और प्रीलिम्स में वही सेम सब चीज़ों को उन्होंने 10 यूनिट में घुसेड़ दिया है, और उसमें भी जनजातियाँ अलग से। एक जनजाति 20-20 तरीके से शादी करता है भाई, 16 तरीके के उनके गाने हैं, 17 तरीके के उनके डांस हैं। कोई लड़की को लेके भाग जा रहा तो उस शादी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में 55 अधिकृत जनजातियां हैं, मतलब जिनको गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनको जानते हैं। और कई ऐसी बंजारा जनजाति जानते हो ना, आज़ादी के बाद इनको पहचाना गया। तो बहुत सी ऐसी जनजातियाँ हैं जिनको अपन जानते ही नहीं हैं, तो अब सबको पढ़ना है। अभी एक क्वेश्चन आया था, तुम यकीन नहीं करोगे, कंवर जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 666। मैं खुद सोच रहा था कि इतनी कम तो होगी नहीं, इतनी ज़्यादा होगी नहीं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, ऐसा वैसा। तो कुछ भी पूछ सकते तुमसे। तो ऐसी चीज़ें में आप रट नहीं सकते हो, आपको समझना ही पड़ेगा। और जो इतनी देर से समझा रहा था मैं, वही तो मेरे को अभी नीचे जाके बताया कि वो वनडे वाले हैं, इसलिए तुम लोग बोर हो रहे हो।
क्योंकि तुमको लगता है कि यार हिस्ट्री तो 2 नंबर की आने वाली है, उसमें भी एक में अशोक सम्राट पूछ लेगा, दूसरे में गुप्ता पूछ लेगा, कहानी ख़त्म हो गई, है ना। अब अभी बता देना पीएससी वाले कितने इधर पे, कोई भी नहीं है। अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं फिर भी, है ना। क्या अच्छा, ये पीएससी वाले इधर पे कुछ लोग, आप और बाकी बंडे वाले हैं सब। चलो अब जल्दी जल्दी अपना नाम बताओ एक बार दौड़ के, पीछे से शुरू करेंगे, पीछे वाले राजे लोग होते हैं। अवनीत भाई, आलोक, अवनीत ही बोला है, विनीत। अच्छा विनीत, अरे तो फिर सॉरी, शैलेंद्र भाई, नितेश भाई, ठीक है, निखिल भाई। मैं जब जाऊंगा तो तुम लोग को आईडी बता के जाऊँ। तुम ही सो रहे थे क्या? सर वो कॉर्नर पे बैठा हुआ था एक इसी रो में, एक तो यही था पहले। नमस्कार वीरेंद्र। बीरेन भाई, हर्ष मेहरा। हर्ष मेहरा, और तुम्हारा तो वरुण, तरुण, एक अरुण है, रोहित सर। हाँ? रोहित सर, अरे 45, आदित्य भाई, कार्तिक रघुवंशी भाई, राजेश चौहान, राजेश, महेश, ठीक ठीक। इन लोग से तुम देखो, मैं सच में बोल रहा हूँ कि टीचर बन के नहीं आया हूँ। मेंटोर जानते हो मेंटोर क्या होता है? मेंटोर वो इंसान होता है जो गाइडेंस देता है, उसको पढ़ाने से मतलब नहीं, पढ़ाया तो पढ़ा हुआ है वो सब है। मेंटोर जो तुम्हारे बारे में सोचेगा, तुम्हारी कमी निकालेगा कि तुमको इस चीज़ पे काम करना है और आगे ऐसा क्या करो जो तुम दूसरे स्टूडेंट से आगे निकलो। मेंटोर वो करता है। मतलब तुम, मेरा भी सेट पेपर निकला है और मुझे क्या करना है ये मेरे सर ने मेरे को बोला, और वो सर मेरी ही एज के हैं, मेंटोर हैं मेरे, कोचिंग में मिले थे, लेकिन कोचिंग के बाद हमारे संबंध चल रहे हैं तो उसको मेंटोर से बोलते हैं कि वो शायद कल मैं अगर हो जाऊंगा तो सर का नाम होगा कि मेरा छात्र हुआ है। अगर उन्हें से पैसे से मतलब होता तो वो भी निकल जाते। इस चीज़ को अपन मेंटोर से बोलते हैं कि तुमको रात के 2 बजे डाउट आ रहा है, कोई गूगल भी सही नहीं बता रहा है, तो सर बहुत बड़ी दिक्कत ऐसी है, सर सो रहे हैं, हाँ पूछो क्या है, तो वही इंसान बता सकता है। समझ रहे हो? बंडे वालों में यही होता है कि आप लोग सीरियस नहीं होते हो, मैं हकीकत बताऊँ। हालांकि मेहनत तुम लोग को ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है वो तुमसे, है ना। बट सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि आप लोग सिंसियर नहीं होते हो। समझ रहे हैं कि वो आधे घंटे सर आपने ज्ञान दे दिया। मैं पहले भी बता रहा था, क्योंकि आधे घंटा इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगले आधे जीवन तुम्हारा तुमको परेशान नहीं होना पड़े। लूसेंट जानते हो ना, है ना। बंडे वालों की नज़रों में लूसेंट एक डांसर है एक तरीके से, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि एक भाई हम लोग के इतनी ऊंची बुक्स हो गई और एक बुक बोले कि तो ये तुमको 60-65 बुक नहीं खरीदी, हम अकेले ख़त्म कर देंगे सब, पागल हैं। लेकिन फिर भी बंडे वाले, हर इंसान के पास लूसेंट की बुक होगी, होती है कि नहीं होती है? तो यही फ़र्क होता है, जितना कम होगा भले तुमको ईजी रहेगा कि यार एक बुक पढ़ लो एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आप या तो रट सकते हो या समझ सकते हो, वो आप अपनी डिमांड है। और भाई मैं जितना एग्ज़ाम्स को जान रहा हूँ, मैंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, पहली बार जीवन में पीएससी से हट के कोई एग्ज़ाम दिया, और मेरा दोस्त बंडे का 3 साल से जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसने मेरा फॉर्म भरा, उससे ज़्यादा नंबर मेरे आ गए। तो अगर आप टाइम दोगे इस तरीके से तो वो सच में 3 साल कुछ कहलाता है। उसके 65 नंबर आए थे, मेरे 69 आए थे, ठीक। तो वो जनरल से तो उसका हुआ ही नहीं था पहले। तो कहने का मतलब यही है कि जब आपका बेस कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको फ़ायदा मिलता ही मिलता है उसका, है ना, ऐसा है। चलिए मैं सिलेबस बता देता हूँ आप लोग को एक बार। पीएससी का काम आए नहीं आए वो अलग बात है, सब्जेक्ट सब जगह सेम होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बंडे में जाएंगे तो ये हिस्ट्री पॉलिटी कहलाने लगेगी, यही सेम चीज़ रहेगा। मैं एक मोटी मोटी चीज़ बता देता हूँ कि जितना मैं बंडे एग्ज़ाम के बारे में जानता हूँ, बंडे एग्ज़ाम में वो सीधे लिख देते हैं जीके एंड जीएस, बस उनने ये लिख दिया और उन्होंने बोल दिया कि ये हम आपसे पूछेंगे 30 नंबर का, ठीक है, या 35 नंबर का, है ना। और हमारे में क्या होता है कि 1 0 बढ़ा दो और सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी बस से 300 नंबर का बनता है 2 सब्जेक्ट। तो आप खुद सोचो कि अगर एक एग्ज़ाम आपसे 300 नंबर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पूछ रहा है
और एक एग्ज़ाम आपसे 40 नंबर में सारे सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो कुछ तो फ़र्क होगा, है ना। चूँकि यहाँ पे बनने वाले कोई नहीं है, और मैं अभी जो फर्स्ट सेशन हुआ था मेरा, वो तो मैंने सारा ऐसे ही पढ़ाया था कि अपन बनने वाले हैं, सॉरी बनने वाले नहीं हैं, पीएससी वाले हैं, इसलिए इतनी डेप्थ तक गया था। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो रटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हर इंसान ने ना बॉर्नवीटा पिया है, ना ही शंखपुष्पी, है ना। लोग पीते ना कि याददाश्त बढ़े, है ना। तो ये सामने वो लिखा हुआ है, सिलेबस एमपीपीएससी का है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पेपर 1 रहता है एमपीपीएससी में हिस्ट्री का, और पेपर 1 के अंदर 2 भाग रहते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। एक पोर्शन रहता है 150 नंबर का हिस्ट्री का, और दूसरा पोर्शन पार्ट बी रहता है ज्योग्राफी का। उसमें सारी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट रहती है, और पार्ट ए में इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट होती है, और उसी हिस्ट्री के अंदर अपनी एमपी की हिस्ट्री भी आती है ना। राजा हृदय साय का नाम सुना आप लोगों ने, है ना, तो वो एमपी से रिलेटेड हैं वो इंसान। अब यहाँ पे देखिए इनकी टोटल 3 यूनिट हैं इंडियन हिस्ट्री की। ये वनडे के भी काम आएगा, प्रीलिम्स बस सिलेबस वही है कि यहाँ पे उनने उस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया है पीएससी में कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और वनडे में उनने बोला भैया बस इतिहास पढ़ के आ जाओ, जो भी समझ में आए वो पढ़ना, है ना। तो यहाँ पे लिखा है इकाई 1, हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक का राजनैतिक। ये वर्ड याद रखना, ये हर वनडे हो या पीएससी सब जगह काम आएंगे ये। आपको राजनीतिक का मतलब पता होना चाहिए, आर्थिक का मतलब पता होना चाहिए, सामाजिक का मतलब पता होना चाहिए, एवं सांस्कृतिक इतिहास इनका मतलब होना चाहिए। अब अपन ऐसे बात करेंगे जैसे वनडे वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मुझे उनका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग को तो बस पढ़ना है, बात ख़त्म, है ना। तो देखो मैंने एक चीज़ बोली थी कि कोई भी चीज़ अगर तुमको नहीं आती है तो शब्दों पे जाओ, उसको तोड़ो, विश्लेषण करो कि इसका मतलब क्या होगा। राजनीतिक का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। राजनीतिक का मतलब क्या होता है, खड़े होके अब बताएंगे सब लोग, जो भी होगा, और तेजी से बोलेंगे, बताएं। और कौन बताना चाहेगा। बिल्कुल मत घबराओ यार, ये मौका कोई नहीं देता है जीवन में, पहले भी बोल रहा हूँ। इंसान आएगा पढ़ा के चला जाएगा, ठीक है। सुनो इधर, नेताजी लोग को जानते हैं अपन सब लोग, है ना। नेता जो नेतागिरी करता है ना, जो उसका असली काम है वो कर ही नहीं रहे हैं आजकल के नेता, तो वो जो नहीं कर रहे हैं उसे राजनीति बोलते हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या। कोई राजा बना, उसने क्या क्या डिसीजंस लिए, ऐसे डिसीजन जो जनता के काम आए। मतलब उनने सराय बनवाए, पहले सड़कों के किनारे में हैंडपम्प तो था नहीं, तो कुएं खुदवाए जाते थे। तो ये एक राजनीतिक योजना हो गई, है ना। जैसे मोदी जी ने अभी बोला हर नल घर योजना, तो ये उनका एक राजनीतिक कार्य है। तो किसी भी शासक प्रशासक के किए गए कार्य, ठीक है, और उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस, ये सब काय में आते हैं, राजनीतिक में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ है आर्थिक, ये तो सबको पता होगा, है ना। फाइनेंशियल्स, मतलब उनने ऐसे कौन से टैक्सेस लगाए, टैक्स हो गया, और चुंगी हो गए। चुंगी जो सुना है आप लोगों ने नाम, चुंगी एक टैक्स का नाम है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे, जैसे अगर मैं भोपाल से इधर आया हूँ रायसेन, तो बॉर्डर पे मेरे से 2 जगह पैसा लगा, वही चुंगी है कि आप हमारे टेरिटरी में आ रहे हो तो आपको इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, टोल टैक्स बोला जैसा, है ना, वही सेम चीज़ हो गई। तो पैसों से रिलेटेड जो भी नीतियाँ होंगी वो आएंगी ठाकुर साहब काय में, आर्थिक चीज़ों में। और सामाजिक में चीज़ें ऐसी आएंगी कि चलो ठीक है मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है। इधर सुनो, सामाजिक में वो चीज़ें आती हैं कि जब इंसान ने युद्ध लड़ लिया, बहुत पैसा कमा लिया, और उसके बावजूद भी उसने समाज के लिए क्या किया। उसने बोला कि भाई सुनो, कोई गरीब की हत्या नहीं होगी, गौ हत्या नहीं होगा, मंदिर बनाया जाएगा, है ना, और वो जो मंदिर से इनकम होगी वो समाज के वेलफेयर के काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें समाज से जुड़ी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आएंगी सामाजिक में, ठीक है। अभी ये जो क्लास है ये सोशल क्लास है, कौन सी क्लास है,
क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, तो यहाँ पे दो जेंडर हैं, और जेंडर आप हटा दोगे तो बहुत सारे धर्मों के लोग मिलेंगे, धर्म हटा दोगे तो बहुत सारी कास्ट के लोग मिलेंगे। तो जहाँ विविधताएँ हों वह समाज क्रिएट होता है, ठीक है। और सांस्कृतिक चीज़ें वही पूजा पाठ, मंदिर, धर्म, पंथ, संप्रदाय, ये चीज़ सबको पता नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों की अलग अलग मतलब होते हैं। धर्म अलग होता है, धर्म के अंदर संप्रदाय आते हैं, संप्रदाय के अंदर पंथ आते हैं, ठीक है। जैन धर्म बोल देते हैं लोग, बौद्ध धर्म बोल देते हैं लोग, जबकि ये सब संप्रदायों में आते हैं। धर्म एक बड़ी अवधारणा है, धर्म इतने बड़ा है, उसके अंदर संप्रदाय आते हैं, समझ लो। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मेरा काम जल्दी जल्दी आपको समझाना, वही बनने वाला मैं भी बनने जा रहा हूँ धीरे धीरे। और फिर आगे लिखा हुआ है मुग़ल शासन, प्रशासन और मध्यकालीन संस्कृति, कि भाई मेडाइवल हिस्ट्री में बीच में जो जब मुस्लिम शासक आए तो क्या बदलाव आया, प्रशासन में क्या चेंजेस हुए, संस्कृति में क्या चेंज हुए। पहले शायद पूजा होती थी, अब नमाज पढ़ने लगे, तो ये सांस्कृतिक चेंज हो गया ना। ये हो गया मध्यकाल में। और ब्रिटिश शासन का प्रभाव देखो, मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है ना, मॉडर्न हिस्ट्री जब अंग्रेज़ लोग भारत आए, ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, किसान आदिवासी आंदोलन क्यों हुए, भारतीय पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब अपन लोगों को दोबारा से जागने के लिए ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ सिलेबस बता नहीं रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ। आपका वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, सबका सिलेबस रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान ने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया, आधी जंग वो वहीं जीत जाता है। मैं जहाँ भी गया मेरे हाथ में सिलेबस होता था, 28 पेज का सिलेबस मेरे को मौखिक याद था कि 8वें नंबर की PDF में साइंस का पोर्शन है, ठीक है। तो आप जो युद्ध लड़ने जा रहे हो, आप सबको बोल रहा हूँ, आपकी उसमें पकड़ होनी चाहिए। आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप पटवारी की कर रहे हो, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, पहली चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई वो पूछता क्या है। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा लगाओ, MCQs कंडक्ट करो, ठीक है, और अपना रिवीजन करते रहो। चूँकि तुम लोग वनडे के ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तुम लोग का मेन फोकस होना चाहिए, रुक जाओ मैं बता देता हूँ तुम लोग को, है ना। अब अपन असली क्लास शुरू करते हैं वनडे वालों की, ठीक है। मैं तुम लोग को टाइमलाइन समझा रहा हूँ, ठीक है, कि हिस्ट्री को अपन ने 3 भागों में बांटा, पाषाण काल, ठीक है। अब तुम लोग नोट्स मेकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। पाषाण काल को अपन ने 3 भागों में बांटा, निम्न पुरापाषाण काल, सॉरी 1 मिनट, इसको पुरापाषाण बस कर लेना है ना। पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, अरे यार, और नव पुरापाषाण काल, ठीक है। और फिर यही पाषाण काल के अंदर एक चीज़, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अब मैं तुम लोग को मोटा मोटा बता देता हूँ। अपन ने पुरापाषाण काल पढ़ा था, जिसके अंदर क्या हुआ था, पुरापाषाण काल में अपनी बर्फ थी, अपन लोग शिकार करते थे, यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, और मांस बस खाते थे। तो ये जो पुरापाषाण काल है ना, इसको खुद 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3। निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है, मध्य और निम्न पुरापाषाण काल। और ये मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। ये टेबल बना लीजिए आप लोग, ये टेबल बना लीजिए, फिर बताता हूँ।
पता है आप लोग ने पहले नहीं बताया था, बात ये है हकीकत में, नहीं तो अभी तक तो अपन पता उधर पहुंच गए होते हड़प्पा सभ्यता पे। ये 3 भाग बांटे गए हैं, तो 1 मिनट में आपको समझा दूँ और, है ना। नोट्स लिखना ज़्यादा है तुम लोग को, ये बता दो सच्ची सच्ची, ये समझना है, हाँ? मैं लिखवा ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरा मकसद वही है कि तुम लोग को समझा दूँ अच्छे से कि भाई पढ़ते कैसे हैं, वो चीज़ क्लियर का बता रहा हूँ। तो देखो ये जो मैं चीज़ें लेके जा रहा हूँ, ये एक अकेले पेज में मैंने पूरा प्राचीन मतलब आदि मानव काल तक का एक पेज में ख़त्म कर दिया मैंने। तो ये क्या है, मेरे साइनॉप्सिस हैं एक तरीके से, मेरे नोट्स हैं, और यही सेम चीज़ मेरे पास 40 पेज में रखी हुई है जो मैंने जब पढ़ी थी, और उसको मैंने एक पेज में लेके आया। अब ये पता है किस चीज़ के काम आती है, कि कल तुम्हारा पटवारी का पेपर है, आज रात में तुम उठे हो, तुमने 15 मिनट में सब पढ़ लिया, लेकिन वो 15 मिनट में आप तब पढ़ पाओगे जब आपने 15 घंटे दिए होंगे पहले। तो जो मैं समझा रहा था ना बहुत टाइम तक फर्स्ट सेशन में, वो इसीलिए कि आपको बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए, है ना। नहीं तो आप खुद सोचो कि अपन को क्या ज़रूरत थी कि भाई अपन 2 पत्थर टकराए आपस में, आग बनाई अपन ने, चक्के बनाए अपन ने, ज़रूरत थोड़ी थी, बढ़िया खाते शिकार करते, है ना। तो पाषाण काल को अपन ने बांटा है स्टोन एज को 3 भागों में। पुरा पाषाण, पुरा मतलब सबसे प्राचीन, मध्य पाषाण काल, मिडिल, और नवपाषाण काल। अब इनका मैं एज बता रहा हूँ। पुरा पाषाण अपन पढ़ते हैं 4.5 मिलियन, मतलब लाख वर्ष से 50 लाख तक, ठीक है। और मध्य पाषाण काल को अपन बोलते हैं 50,000 से 10,000 तक, ठीक है, ठीक है। और नवपाषाण काल का टाइमलाइन क्या है, 9,000 से अपन अभी तक का मान सकते हैं कभी भी, मतलब है ना, लास्ट चाहे 4,000 ले लो, 5,000 ले लो, कुछ भी ले लो। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे फोकस करना, भीमबेटका सबने पता है, सबको पता है ना। अब अपन समझ लो कि अपन सब लोग भीमबेटका के टाइम पे हैं। तो ये जो पुरा पाषाण काल है, इसके अंदर इसको, चूँकि ये बहुत बड़ा है, तुम सोचो यार 4.5 करोड़ साल, लाखों साल, 45 लाख लिखा है बेसिकली, ये 45 लाख से 50,000 साल। अपन तो एक साल गुजरने में कितना टाइम हो जाता है। इतने सालों तक सिर्फ अपन ने शिकार किया, सिर्फ अपन ने क्या किया, शिकार। लाखों साल अपन सिर्फ मांस खा के जिए हैं, बिना कपड़े पहने। इंटरेस्टिंगली साउंड हो रहा है कि नहीं, है ना। अब ये पंखा बंद कर रहे हैं तो अपन आधा घंटा नहीं रह पाते हैं, उस टाइम तो ये सब कुछ नहीं था, रहने के लिए ही कुछ नहीं था। अब सोचो कि अगर घर नहीं था तो लोग कहाँ रहते रहे होंगे, अगर घर ही नहीं था तो लोग कहाँ रहना प्रेफर करते रहे होंगे, गुफाओं में। तो लोगों ने क्या बनाए, शेल्टर, क्या बनाए, हाँ। तो भीमबेटका गुफा के बारे में कोई मुझे कुछ अच्छी बात बताना चाहेगा? तुम लोगों के डिस्ट्रिक्ट में इसलिए पूछ रहा हूँ। वही सब पढ़ते हैं, और मेरा काम वही है कि मैं वो पढ़ाऊँ जो तुमको किसी ने नहीं बताया हो, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा, सुनना अच्छे से, गुफा समूह मतलब केव ग्रुप, सबसे बड़ा, ऑलमोस्ट कितना, 750 प्लस गुफाएं हैं उधर पे। इतना बड़ा गुफा समूह एक साथ कहीं नहीं मिला है। जर्मनी में शायद एक जगह है, लेकिन उधर भी इतनी गुफाएं नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा कलर का यूज पेंटिंग्स में, अपने इधर पे नीला, लाल, गेरुआ, वाइट, बहुत सारे कलर का यूज हुआ है। और जबकि विदेशों में सिर्फ एक ही कलर, मोस्टली रेड। तो ये अपने लिए बहुत प्राउड की बात है। अपन इधर हैं इसलिए अपन लोग को उसकी वैल्यू नहीं है। वहाँ जाके वो लोग सोचते हैं कि यार सोचो उनने कितने लाखों साल पहले शिकार करना शुरू कर दिया। ड्राइंग, मैं अभी तुम लोगों से ड्राइंग बनवाऊँ तो अपन इधर ड्राइंग नहीं बना पाएंगे जितना उन लोगों ने अच्छा बनाया, है ना।
अपन ये पेंट करते हैं 2 साल में ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना। और उन्होंने गुफाओं में ऐसे कलर्स का यूज किया जो आज इतने हज़ारों साल बाद भी रिलेवेंट हैं, ख़राब नहीं हुए, है ना। तो पुरापाषाण काल में अपना आता है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, जगह नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना मध्य पुरापाषाण काल, लिख ही देना मध्य पुरापाषाण काल। और क्या था निम्न मध्य, और इसका क्या था उच्च पुरापाषाण काल। कोई बताएगा आपकी खोज कब हुई थी? किसी को पता है आपकी खोज कब हुई थी? हैं? कब भाई? हड़प्पा? लड़कियां? अरे मारी छोरियां छोरों से कम है कि? देखो इधर, इस मध्य से इस मध्य के बीच में जो सबसे और आज तक की सबसे बड़ी खोज मानी गई है, आग की खोज और चक्के की खोज, जिसने सारा खेल ही बदल दिया। तो वो ये 2 इन्वेंशन हमेशा याद रखना कि दुनिया अभी तक की सबसे बड़ी खोज किसे मानते हैं अपन लोग? आग की खोज और चक्के की खोज। अब मुझे कोई ये बताओ कि आग की खोज ने ऐसा क्या बदल दिया कि आज भी वो रिलेवेंट है, और चक्के ने ऐसा क्या बदल दिया था? एक एक करके। हाँ, मतलब उनके पास इंजन रखा हुआ था, बस चक्के की कमी थी। ओके, हाँ बताइए ना आप। हाँ, लड़के क्या बोल रहे हैं? मैगी बनाना शुरू हो गया सर। हाँ, एक चीज़ बस पकड़ के रखना, संसाधन। जब तक हिस्ट्री पढ़ाऊँगा यही चीज़ हमेशा याद रखना। जब भी तुम फंस जाओ तो ये याद रखना कि यहाँ पे संसाधन क्या होंगे। ये मैं तुमको ट्रिक दे के जा रहा हूँ, मेरा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ तुम्हें। ये कोई नहीं बताता है कि भाई कैसे, तुम अगर भूल जाओगे तो तुम कैसे याद करोगे। क्वेश्चन में तुम बस इतना याद रखना कि यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? पाषाण, मतलब पत्थर। तो जब सब कुछ पत्थर है तो खाने के लिए सिर्फ मांस, और मांस तो कच्चा होता है। जब आप मांस को पकाओगे तब आपको लगेगा कि यार ठीक है, पका पका तो महसूस हो रहा है, लेकिन यार थोड़ा नमक और हो जाता है यार, मैगी मैजिक मसाला मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। आपकी डिमांड्स बढ़ने लगी। क्या हो गई? डिमांड्स बढ़ने लगी। आपको क्यूरियोसिटी आ गई कि यार इस आग से और मैं क्या कर रहा हूँ, ये ले पड़ोसी को जला दिया, अरे ये तो मर गया। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आदिमानव को थोड़ी पता था कि भाई आग से इंसान को, मतलब ये मांस बस को जलाती है कि इंसान को भी जलाएगी। तो आग की खोज ने सबसे पहले क्या बदला? एक नई भूख का जन्म हो गया कि भाई एक इस आग को पत्थर पे भी लगा के देखते हैं, पेड़ पे लगा के देखते हैं। क्यूरियोसिटी आ गई। और चक्के से क्या हुआ? परिवहन आसान हो गया कि उनने इतने बड़े हाथी को मारा, तो अब उसको इधर से लेके उधर तक कैसे जाएं? क्यों? क्योंकि शिकार एक जगह खड़ा तो रहेगा नहीं, ये लो भाई मैं आके मेरे को मार लो। आप उसको मारते मारते पता नहीं कितने किलोमीटर दूर चले गए, अब वहाँ से उसको कैसे लेके आ रहे हो? तो वो चक्के ने वो काम किया, बैलगाड़ी बनी। तो आपकी 2 बेसिक प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई। आपको खाना मिल गया खाने के लिए, और आपको साधन मिल गया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब आप अपने घर से काफ़ी दूर तक शिकार करने के लिए जाने लग गए। क्यों? क्योंकि अब आपके पास गाड़ी आ गई। ठीक है, तो ये सब मैं देखो बता दूं, ये इस वाले पोर्शन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन कहानी ये है कि जब तक अपन ये चीज़ नहीं समझेंगे, ये क्लियर नहीं होगा, तो आगे हड़प्पा सभ्यता क्यों बनी अपन को समझ में नहीं आएगा। हड़प्पा सभ्यता समझ में नहीं आएगी तो तुम लोगों को ऋग्वेदिक एरा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ कि तुम लोगों को इसके सारे फैक्ट लिखवा देता हूँ थोड़ी थोड़ी। अगर फैक्ट नहीं लिखना है, पीपीटी से पढ़ना है, तो मैं तुमको फिर सीधे वो पढ़ाऊँ हड़प्पा। ठीक है, तुम लोग को उसमें मज़ा भी आएगा। ठीक है, इसकी पीपीटी ले लेना या जो भी करना हो तुम लोग को।
बस मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ जो तुम लोग को इंटरेस्टिंग साउंड करेगा, ठीक है। पुरापाषाण काल था, सुनो अब सब लोग, काम की बात बता रहा हूँ अब। पुरापाषाण काल में ये सब तुम लोग ने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े पत्थरों से वो लोग शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि शिकार नहीं पता आपको, पता है आखेट पता है, आखेट पता है, हाँ सुना तो है। आखेट का मतलब ही शिकार होता है। प्राचीन टाइम पे जो शिकार किया जाता था उसे आखेट बोलते थे। क्यों? क्योंकि आप पत्थरों से कर रहे हो, है ना। पहले पत्थर होते थे, पहले थोड़ी ना लोहा मिला था। सुनो इधर, ठीक है। फिर आग की खाना बदोश वही होते हैं। खाना बदोश का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ लोग खाना खाने के लिए जी रहे हैं वो तुमको भी खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ खाना है। उन्हें एसी नहीं चाहिए, उन्हें ब्लैक बोर्ड नहीं चाहिए, उन्हें मोबाइल नहीं चाहिए। खाना बदोश, सिर्फ खाने से मतलब है, ठीक है। ऐसे ही कोई जो डाउट्स हैं ना तुम लोग के बेसिक्स, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बात यही है। कल के दिन तुम्हारा इंटरव्यू होगा ना कहीं, वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता कब हुई थी बता दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप पढ़ लिख के आए हो तब तो इंटरव्यू तक पहुँचे हो। फिर वो आपकी ये पूछेंगे कि भाई तुम रट्टू तोता हो या तुमको सच में आता है। वहाँ वो आपसे ये पूछेंगे भाई हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही क्यों बसी। फिर आप घबरा जाओगे कि अरे ऐसा क्यों है यार, वो तो रावी नदी के किनारे भी थी, वो तो हिंडन नदी के किनारे भी थी। समझ रहे? अभी परसों मेरे जीजा जी का इंटरव्यू हुआ है MPPSC का, 13 तारीख को, सॉरी परसों नहीं 13 तारीख को। और जब वो जा रहे थे तो मैंने उनसे बोला था कि आप पूरा कोट मत पहन के जाइएगा, ठीक है। और तुम सोचो कि उनके इंटरव्यू में जीजा जी से उनने यही बोला कि आप कोट पहन के क्यों आए हैं। अब जीजा जी ऑलरेडी डॉक्टर हैं और उनका PSC का वो था, वो पैनिक कर गए कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। तो इंटरव्यू ऐसा ही होता है। उन्हें पता है कि तुम भाई पढ़े हो, मेंस क्लियर किया जी भाई, मतलब आप में योग्यता थी तब तो आप वहाँ तक पहुँचे। अब वो आपका व्यक्तित्व जानना चाहते हैं कि तुम सामाजिक हो कि नहीं, तुमको पता है कि नहीं। भाई इतनी गर्मी है, आप कोट क्यों पहने हो। तो उनने आंसर क्या दिया होगा पता है? उनने आंसर दिया ताकि मैं प्रोफेशनल लग सकूं। देखो गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उस गलती से खुद को बचाना कैसे आपको ये आना चाहिए। तो उनने क्या बोला कि हाँ सर गर्मी तो है, बट सर मैं प्रोफेशनल कैसे दिखूंगा अगर कोट नहीं पहनूंगा। क्यों? क्योंकि शर्ट तो सभी पहन रहे हैं और मेरा इंटरव्यू है, लाइफ में पहली बार हो रहा है ना। तो ये जो मध्यपाषाण काल अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे पहली बार क्या शुरू होता है? पशुपालन। अभी तक अपन लोग सिर्फ उनको मार रहे थे। ये देखो, अभी तक मैंने बोला था कि अपन पशुओं को क्या कर रहे हैं? मार रहे थे, और वो भी किस लिए? खाने के लिए। फिर एक दोस्त था, उसका नाम कुछ तो था ऐसे, अरुण वरुण नाम था उसका कुछ। तो उसको एक बकरी मिल गई घायल, समझ लो एक तरीके से, बस स्टोरी है, सही नहीं है, बस बता रहा हूँ। तो उसको लेके आया तो उसको समझ में आया कि अरे इसको तो अपन पाल भी सकते हैं, और वो जब पालेगा तो उससे बच्चे होंगे तो खाना भी बढ़ गया। समझ रहे हो? अब उनको यहाँ से वहाँ दूर तो नहीं जाना पड़ रहा है। तो इस टाइम पे क्या आरंभ होता है? पशुपालन। इस शब्द का मतलब समझ रहे हो? ये पालन गलत लिख दिया मैंने, है ना, एक मिनट, हाँ सही तो है। पशुपालन का मतलब कौन बताएगा? पशुपालन से क्या आशा है बताइए? अपन को क्यों जरूरी हुआ कि अपन जिनको मार रहे हैं अब अपन उनको पाल रहे हैं, बचाने लगे? संसाधनों में वृद्धि हो। समझ गए अब आप लोग? संसाधनों में वृद्धि हो। भाई अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपका खर्च 50 रुपये है तो वो आपके 50 रुपये आगे आपको काम आएगा। अगर आपके पास 10 बकरियां हैं, 2 को खा गए तो भी 8 बची हुई हैं ना,
तो संसाधनों में क्या है, ये वृद्धि है। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन आरंभ हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, जो जीवन तुम लोग से कभी भी पूछ सकता है। उदयगिरी की सॉरी क्या नाम है, आदमगढ़ की गुफाएं सुना है तुम लोगों ने नाम? यहीं कहीं है, होशंगाबाद में है ना। तो मध्य प्रदेश में और भारत में सबसे प्राचीनतम, वैसे तो बेसिकली वहाँ पे मिला है अपन को, एक हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है, और ये अपने मध्य प्रदेश में कहाँ मिला है, आदमगढ़ होशंगाबाद। क्या मिला है उधर पे कि एक कब्र के अंदर बकरी के साथ उसके मालिक के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसे अपन ने क्या बोला है, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य। क्या बोला है, प्रारंभिक साक्ष्य। अपन लोग कुत्ता पालते हैं ना, है ना, लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उनको पोटी उठाना नहीं है, भाई को बोल देंगे 50 रुपये दूंगे, ठीक है। तो ये आज से 5, 7, 8 हज़ार साल पहले शुरू हुआ था। और दोस्तों मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, कुत्ते जो होते हैं ना, कुत्ते कोई असली नस्ल नहीं है, वो भेड़िया से बनी है। क्लोन जानते हो तुम लोग? पहले अपन लोग 10-12 फुट के होते थे लंबे, इतना तो पता होगा तुम लोग को, है ना। अब धीरे धीरे घटते आए हैं। ऐसे भेड़िए इतने बड़े थे, अब जाके वो कुत्ते बने हैं। क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। पिटबुल जानते हो तुम लोग? पिटबुल एक कुत्ता है जो सबसे ज़्यादा हिंसक होता है और अमेरिका में उसको बैन कर दिया गया है। अपने अभी इंडिया में उसने अपने मालिक को, मतलब एक आंटी थी उनको ही खा गया था, वो इतना पावरफुल होता है। पिटबुल एक जानवर और बैला और कुत्ता है वो, सोचो। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग कहलाती है। जैसे एक घोड़ा और गधे की जब अपन क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो खच्चर पैदा होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है भाई। तुम कुछ भी रट लोगे चलेगा, लेकिन जब तक तुमको ये छोटे छोटे शब्द पता नहीं होंगे ना, तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे। यही मेरा मुद्दा था। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, ये वास्तविकता है, और वास्तविकता लोगों को हजम नहीं होती है। आप खुद सोचोगे, अगर आपको ये पता नहीं हो कि भाई ABCD में कितने स्वर हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तो मैं आपसे नाउंस कैसे पूछूं, टेंस कैसे पूछूं, है ना। और ये बेसिक टर्म ही समझा रहा हूं मैं आज, ठीक है। चूँकि तो अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं पुरापाषाण काल में कि यहाँ पे क्या हो गई, चित्रकारी शुरू हो गई। क्या हो गई? चित्रकला का जन्म हो गया। पता नहीं आज मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ, ज़्यादा नर्वस हो गया हूँ क्या? हाँ, तुम लोग ऐसे शांत बैठ जाते हो। तो चित्रकला का उदय शुरू में ही हो गया था। पुरापाषाण काल, भीमबेटका की गुफाएं उसका बहुत सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पशुपालन भी हो गया। अब होने वाला है, आग की खोज भी हो गई थी, है ना। आग की खोज भी इसी टाइम पे हो गई, समझ लो। यहीं बीच में लिख देता हूँ, आग भी आ गई। अब किस चीज़ की कमी है? सोचो सोचो सोचो, कैसे अपनी ज़िंदगी बदलेगी? हैं? खाने के लिए भाई, खाना तो खा ही रहे हैं। आज मांस कितना खाओगे अभी? हाँ, समझे। अब तुम लोग अब कनेक्ट कर रहे हो। एक बैट बॉल चाहिए क्या? चक्का आने वाला, वेरी गुड। देखो, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि जब तुम लोग कनेक्ट करोगे तो जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो तुम लोग खुद बोलोगे। अब तुम लोग को समझ में आ गया कि सर ये सब तो मिल गया, अब अपन को ट्रांसपोर्ट चाहिए। तुम्हारे पास पैसा, उस पैसा का क्या करोगे जब तुम घूम ही नहीं पा रहे हो कहीं, है ना। तो अब आने वाला है भाई चक्का और घर। क्या आने वाला है कि बस जानवर को लेके घूम रहे हो हिमालय में, चलो वादियों में चलते हैं, लद्दाख पे स्टेटस लगाएंगे। पुरापाषाण काल में, हाँ। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, वो तुम फैक्ट चेक कर लेना, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। हाँ, कुत्ता या बकरी हो, जो भी हो, क्योंकि दो ही जानवर तब तक पालतू बने थे, एक कुत्ता और एक बकरी। तुम शेर को तो करोगे नहीं, हिरण के साक्ष्य थे नहीं, है ना। तुम मेरे से कोई चीज़ पूछोगे, मेरे को नहीं पता होगा, मैं बिल्कुल बता दूंगा कि भाई आप क्लियर कर लेना, ठीक है। हिरण के साथ सिंधु घाट से बताऊँगा, साक्ष्य मिले हैं। अपन बात, पालन लिखा हुआ है भाई यार। तुम सब लोग समझो, मैं यही बोल रहा हूँ कि जब आधे तुम्हारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे जब तुमको शब्दों का खेल पता होगा कि शब्द क्या कह रहे हैं। मैंने अब भी बोला ना, क्या तुम शेर को पाल सकते हो? या तो वो तुम्हें खा जाएगा या तुम उसे खा जाओगे, है ना।
फिर पढ़ेंगे कि शेर की कब्र में इंसान पाया गया, है ना। देखो ये ऐसी चीज़ें हैं कि देखो हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा सामने वालों को लगता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसे पढ़ाते हैं, रटाते हैं, समझाते नहीं हैं। वो आज मैं समझा रहा हूँ तो तुम लोग को मोटिवेशन लग रहा है, ठीक है। और वो फर्स्ट हाफ ऐसा था कि वनडे मतलब लिटरली मुझे आइडिया ही नहीं है तुम लोग को क्या है, ठीक है। बस ये है कि मैं मेरा बेस्ट दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब तुम सोचो तुम्हारे पास खाना आ गया, तुमने ड्राइंग भी कर लिए, मज़े कर लिए, अब तुम क्या करोगे? जैसे ही पापा की लॉटरी लग जाती, पापा बोलते चलो एक बिल्डिंग खड़ी करवा देते हैं चौराहे पे, है ना। तो अब ये जो नवपाषाण काल है दीदी, सब लोग सुनिएगा, इसको बोलते हैं क्रांति का काल, काल ही लिख देता हूँ। मतलब यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ जाके व्हील का निर्माण हो गया, किसका? चक्के का। सोचो इंसान ने चक्के से सबसे पहले क्या चीज़ करी हो गई है? मैं भी वही सोच रहा था जो भाई सोच रहा है, और मैं सोच रहा था लेकिन ये आंसर नहीं, सच्ची देखो मज़ा आएगा तुम लोग को। 5 मिनट सोचो कि क्यों, क्या किया होगा सबसे पहले उनने। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है। दीदी क्या किया होगा सोचो। चक्का घूमने गए होंगे सर वो लोग लकड़ी लेके। अब मैं कुछ बताऊं, अपने पास इतनी सारी चीज़ें आ गई, अभी भी कुछ मिस है। घर भी बन गया समझ लो एक तरीके से, क्योंकि गुफाएं तो हैं ही अपने पास। कुछ तो सोचो यार। हाँ वो तो किया ही उसमें उपयोग, लेकिन ज़िंदगी पता है कैसे बदली? उसने उस चक्के को सीधे नहीं चलाया, ज़मीन पे रख के उल्टा करके घुमाया और उससे मटका बनाया। तुम लोग से ज़्यादा होशियार थे वो। अभी भी भाषा नहीं है उनके पास, वो अप्पा चप्पा टप्पा कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि मटका बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। थॉर मूवी देखी तुम लोगों ने? थॉर नहीं देखा? कोई बात नहीं। कोई भी पुरानी मूवी देखी होंगी, बहुत पुरानी, तो वो मट्टी में पानी पिएंगे और ऐसे फोड़ देते थे, है ना। कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। तो भाई साहब इधर पे चक्के का आविष्कार हो गया, और सबसे ज़्यादा इसको क्रांतिकारी काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मटका बनाना शुरू हो गया, मृद भांडों का निर्माण हो गया। मृद भांड मतलब बर्तन, मतलब हाँ। अब दीदी लोग को मैगी बनाने के लिए कटोरा मिल गया, समझ गए? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं? तो तुम लोग को ये याद रखना है कि पशुपालन के यहाँ से एक तो ज़्यादा तुम लोग के में क्वेश्चन नहीं आता है, बता रहा हूँ। पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य अपन को कहाँ से मिले थे? मध्य काल से, ठीक है। पहिए का आविष्कार हो गया। अब सुनो इधर पे भाई दोस्त, तुम्हारे पास चक्का आ गया, बर्तन आ गए, तो बर्तन कुछ तो काम लाओगे। अब लोग थक गए हैं शिकार कर करके, तो इसी काल में शुरू होता है क्या? कृषि। ये बहुत अच्छे से याद रखना है तुम लोगों को। किस काल में? सब लोग बोलेंगे नवपाषाण काल। क्या क्या खोजें हुई इधर पे, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, इसी काल में अब कपड़ों का भी निर्माण हो गया, कपड़े भी बन गए। दीदी ने बोला नहीं मैं तो 1 पीस चाहिए सर, और वो भाई बोल रहे नहीं सर मैं तो जयपुरी वो पहनूंगा, जयपुरी कोट। तो ये सब डिमांड कब आई? नवपाषाण काल में। मतलब समझ लो एक तरीके से लड़कियों के लिए मीशो का इन्वेंशन हो गया। कौन से काल में? नवपाषाण काल में, ठीक है। और लड़कों के लिए क्या हो गया? लड़कों के लिए कारें बन नहीं, समझ लो एक तरीके से। तो ये मोटा मोटा अपना पाषाण काल था जो मैंने समझा दिया है। अब अपन शुरू करते हैं क्या? हड़प्पा सभ्यता।
अभी तक तुम लोग को क्या क्या पता है इसके बारे में? आप लोग अभी फर्स्ट सेशन में ये बस थी, आप भी थी क्या फर्स्ट सेशन में? तो ये लोग नहीं थे, है ना? अब बताओ हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या पता है? ठीक है, भैया ने बोला कि पहली शहरी सभ्यता थी, सबसे बड़ी सभ्यता थी, सबसे बड़ी सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। जैसे कि अरे बता दो, मैं नहीं बताऊंगा कि गलत है कि सही हैं। कृषि के साथ मिलते हैं। ठीक है, और जो अन्य वगैरह चावल व्यापार, क्या 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 बोले? स्तूप नहीं बने चाहिए। सांची के स्तूप, ठीक है। सर व्यापार के साथ तुम लोग को एक बात पे तुम लोग ने फोकस किया कि जब मैं इधर आया तो जो नहीं बोलता है वो भी बोलने लगता है। इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब दोस्त ये है कि आप में टैलेंट है, बस कोई वो इंसान नहीं है जो उसको निकाल सके। इसका सीवेज सिस्टम भी एक्यूरेट। अब ये दो चीज़ समझना कि वो तो ठीक है मैं बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ तक आने का यही कारण है। जब से आया हूँ मेरा पहला फोकस पीछे रहता है, मैं आगे वालों को देखता ही नहीं, क्योंकि मैं खुद बैक बेंचर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि बस नाम की बैक बेंचर हैं, सर पीछे तक आए, क्योंकि उनको पता है कि आलोक तो पीछे ही बैठा है। समझ रहे हो? और ये जो चीज़ मैंने कराई ना, वो भाई ने भी इतना सही आंसर दिया। तुमने कम से कम कोशिश करी दोस्त, मजाक नहीं। मेरे 59% आए थे 10th क्लास में, और जब मुझे महसूस हुआ कि यार मैं तो इस लायक हुई नहीं यार, मेरे इतने कम नंबर आए हैं, तो जिस दिन तुम्हें भी समझ में आ जाएगा ना कि हाँ यार मेरे को अपनी वैल्यू बढ़ानी है कि नहीं, एक समय के बाद तुम कितने ज्ञानी हो यही मायने रखेगा, क्योंकि ज्ञानी रहोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। तो देखो मोस्टली चीज़ें वो स्तूप छोड़ के वहाँ की सब कुछ सही है। पहली नगरीय सभ्यता, और क्या क्या बोला था? क्यों लड़कियों, फर्स्ट सेशन में जो लड़कियां बैठी थीं उन लोग ने लड़कों को बोलने नहीं दिया, अब लड़के लड़कियों को नहीं बोल रहे हैं, बोलने दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या पता है? सॉरी, हाँ वो तो मिलते हैं, किस चीज़ के? ठीक है, स्नानागार, अन्नागार। सुनो एक मिनट सुनो, एक चीज़ होती है कि अपन ने गैस कर लिया कि सर कुछ तो ऐसा रहा होगा, और एक चीज़ होती है जो इनने बोला, बताओ जल्दी खड़े हो गए, अच्छी जोर से बोलना, क्या क्या बोला आपने? हाँ स्नानागार, ठीक है, और जो रूम मतलब बस रुको एक मिनट, ये दो शब्दों का मतलब बताएगा कोई? क्या है? आप नहीं, फर्स्ट रो छोड़ के पीछे का कोई भी। अन्नागार स्नानागार क्या होगा? समझ गए? तुमको टीचर 1 देगा, उधर 3 नंबर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सही शब्द यूज हुआ। अब तुम यहाँ से लेके लास्ट तक पढ़ोगे, कहीं तुमको अन्नागार नहीं सुनने को मिलेगा, ना स्नानागार मिलेगा। बोलेंगे सर वॉशरूम उधर है, ये नहीं बोलेंगे सर स्नानागार उधर है। लेकिन आप जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे तो आपको बोला जाएगा कि भाई 15/45 का स्नानागार हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो में मिला है। सर जी गेट पीछे से थे, घर के पीछे रोड के सामने से। अब आ रहा है सारा ज्ञानवार। कौन से शहर में था? अरे लोथल में था भाई, लोथल लोथल लोथल। अब एक बात बोलूं, हकीकत यही है कि यार जैसा मैंने सर लोग से भी सुना, उन्होंने बोला कि नहीं बच्चों को इतना कुछ आता नहीं है, ऐसा ऐसा। सुन रहे हो इधर? कहानी ये है कि सच में तुम लोग को आता है, बस तुम लोग कोशिश, तुम खुद अपना टैलेंट नहीं पहचान रहे हो, और जब तक तुम लोग को खुद का टैलेंट पता नहीं होगा, सामने वाला कैसे पहचानेगा? भाई मैं इधर से जाऊंगा, मैं क्या बोलूँगा उधर जाके, अरे वो बच्चे एक्टिव थे ही नहीं। भाई टीचर को पसीने आ जाने चाहिए कि पता नहीं बच्चा भी क्या पूछ लेगा। ऐसे में तो आपको पूरी लाइफ में कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा, है ना? इसका टाइमलाइन किसी को पता है कि ये, हाँ 4500 ईसा पूर्व। और कोई? इसका काल पूछा है मैंने। देखो पहली चीज़ मैं बता दूं, भारत का नक्शा सबने देखा हुआ है ना?
ये भारत नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। जब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान सब कुछ इंडिया के अंडर में आता था, ठीक है, ठीक है। तो जो अब अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो सभ्यता थी कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। किसके? सिंधु नदी। इसी ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सोचो एक नदी के, आपका नाम क्या है? तनु। और आपका? अंशिका। तो तुम सोचो कि तुम्हारे मम्मी पापा को यही नाम क्यों पसंद आए? सोचने की बात है ना। तुम्हारा नाम मोहन रख देते, इनका अंशिका रख देते। कुछ तो उनने सोचा होगा ना, कुछ तो उनको अट्रैक्ट किया होगा। तो भाई इतने बड़े देश का नाम हिंदू, एक जात का नाम इंडिया, हिंदुस्तान, एक नदी के ऊपर क्यों रखा गया? जबकि अपन गंगा को सबसे पवित्र नदी बोलते हैं, गंगा पाप धुलती है। फिर तो इंडिया का नाम गंगिस्तान होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? अब देखो तुम लोग को बताऊं कहानी क्या होती है। मुस्कान दीदी, यहाँ से निकली सिंधु नदी, ठीक है, और ये पाकिस्तान वाला रीजन है। तो इसके किनारे बहुत सारे लोगों ने मकान बनाना, घर बनाना, रहना, खेती करना, व्यापार करना, और ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है। मछली पकड़ने के लिए कांटे, ताबीज, भगवान ही नहीं है लेकिन ताबीज है, सोचो। हाँ, मन के, ठीक है। तो चूंकि इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, साथ में क्या बोलते हैं इसको? सिंधु घाटी। आज मैं एक आ की मात्रा पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा ही लगा रहा हूँ, है ना? अच्छा, ऐसा भी है, घाटी सभ्यता। देखो, इतिहास में एक नियम है, इतिहास में एक नियम ये कहता है कि कोई भी चीज़ जिस स्थान पे सबसे पहले खोजी जाएगी उसका नामकरण उसी चीज़ पे होगा। तुम लोग ने कुड़प्पा नाम सुना है? कुड़प्पा, कडप्पा, कुड़प्पा, ऐसा कुछ नाम सुना है? हाँ, वही समझ लो, समझ गए ना, वही कटप्पा वाला। हाँ हाँ, हकीकत में देखो दोस्त, मेरे में दम होगी ना तो मैं तुम्हारा गोबर आंसर को भी सोना बना दूंगा कि हाँ सही है, और मैं प्रूफ कर दूंगा अगर मेरे में दम होगी, ठीक है। अब देखो तुम्हारा आंसर सही करता हूँ। जो कडप्पा था वो मूवी कहाँ की है? बताओ, अब देखी है तो बताओ। साउथ की है। साउथ में एक जगह है जहाँ पे ये चट्टानें पाई जाती हैं, कुड़प्पा, और वो पहली जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज मिले थे, हीरा मिला था सबसे ज़्यादा। उस चट्टान को बोलते हैं कडप्पा, और वो एक ज़िले का नाम है। तो तुम्हारा आंसर सही हो गया ना कि हाँ, साउथ की मूवी से कुड़प्पा से कडप्पा। अब ये हमेशा याद रखना जीवन में, ठीक है। तो जो हीरे की चट्टानें हैं, जहाँ हीरे पाए जाते हैं, कुड़प्पा चट्टानें, जीवन भर याद रखना। ये क्वेश्चन बनता है कि कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना में। तो यही सेम चीज़ खनिज कहाँ पाया जाता है? कुड़प्पा में, ठीक है। हीरा कुड़प्पा चट्टानों में पाया जाता है। तो पहले इसके मैं कुछ अन्य नाम बता देता हूँ। सिंधु हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस खोज की जो सबसे पहले खोज हुई 1900, कुछ लोग 22 बोले थे, कौन बोला था? कोई दिक्कत नहीं। 1921 में पहली बार जब इसकी खोज हुई तो वो शहर का जो नाम था वो क्या था? हड़प्पा। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हड़प्पा। फिर सर आपने ये सिंधु नदी घाटी क्यों बोला इसको? ठीक है, क्योंकि एक अकेला शहर तो था नहीं। यहाँ से भाई घग्घर रिवर जा रही है, भोगवा नदी जा रही है, बहुत नदियाँ थीं। तो एक नदी, इधर पे एक शब्द लिखा है घाटी, और एक घाटी से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो इस सब का पूरा नाम क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? नोट्स बनाना है इसके? नहीं बनाना है? पक्का पक्का समझ में आ रहा है? कोई डाउट?
नहीं, ठीक है। अब इसी का एक नाम है सैंधव सभ्यता। कौन सा सभ्यता? सैंधव सभ्यता। ये नाम क्यों पढ़ा होगा? और इसी को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। पीएससी वाला कौन था इधर पे? आप हो ना पीएससी वाले? ये तुम्हारे काम ज़्यादा आएगा जो मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इन लोग के लिए फैक्ट हैं, तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट हैं, ठीक। ये इतने नाम हैं इसके, सिर्फ हड़प्पा नहीं बोलते हैं, और हर नाम के पीछे एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है? यहाँ सारे हिंदू लोग हैं मोस्टली, है ना, मतलब सबके टीका लगा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं भी लगा के आया हूँ। वैसे अपन पूजा करते हैं शिव जी की, है ना, दुर्गा माँ की। अब मैं तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूँ कि इस दुनिया का सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिले हैं किसी धर्म के, वो सैंधव से शब्द आता है शिव जी का, पशुपतिनाथ, है ना। और एक जिस चीज़ होती है जैसे अपन बोलते हैं शक्ति, क्या बोलते हैं? शक्ति धर्म। शक्ति धर्म का आशय होता है दुर्गा माँ या गौरी माँ से रिलेटेड धर्म। तो ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म हैं, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। अपन ने एक चिन्ह पढ़ा है ओम, और एक चीज़ पढ़ी है अपन ने स्वास्तिक। इन दो में से किसी एक चीज़ का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है, हैं? स्वास्तिक चिन्ह का। और स्वास्तिक चिन्ह के पीछे कहानी क्या है, किसी को पता है? आज भी अपन लोगों के घर के आगे स्वास्तिक बनाया जाता है। ये चारों दिशाओं से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ऐसा बोलते हैं। तो स्वास्तिक के चिन्ह पहली बार कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में। शैव धर्म, ठीक। शैव मतलब शंकर, शक्ति धर्म लिखा हुआ है और ये मैंने लिख दिया शैव धर्म और शक्ति धर्म के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ, समझ रहे हो? नहीं तो नहीं पढ़ाता ये तो। और ये होता है कि एक दूसरे स्टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दूसरे स्टेट वाले उसको उठा लेते हैं। तो अगर वो आपसे पूछे कि भैया शैव धर्म के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अपन को कहाँ से मिलते हैं, तो आप उधर पे ऋग्वेद मत लगाए आना, ठीक है। और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये तो सबको पता है ना। तो ये सिंधु नदी है जिसके ऊपर भारत का नाम पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी, है ना, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब। अब आगे बढ़ते हैं, नाम हो गया। अब तुम लोग को इसका वो बताते, तुम लोग को लिखना नहीं है ना, आप तेज बोला करिए। क्या मिली थी? किस में मिली थी मतलब? जो सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, कितने बीसी बोल रही थी? मैं समझा नहीं। मूर्ति पेटिंग, हाँ, कितनी साल पुरानी? सिंधु घाटी सभ्यता कब की थी? सिंधु घाटी सभ्यता से कोई शिवलिंग नहीं मिली है। देखो जीवन, मैं ये पर्सनली बता रहा हूँ, शिवलिंग का कोई आकार नहीं है कि नहीं अगर 2 सींग निकले हैं तो ही शेर कहलाएगा। शेर के सींग होता है क्या? शिवलिंग ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी पत्थर उठा लो तो आपको वो शिवलिंग दिखेगी। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? शिवलिंग अब जाके बनी है ना। जहाँ से उनकी अवधारणा अपन ने सोचा कि यार शंकर जी यही हैं, वो थी पशुपतिनाथ की मोहर। पशुपतिनाथ। अब संसाधन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब क्या हो गए? बैल। तो जो इंसान बैलों को कंट्रोल करेगा, गाय को कंट्रोल करेगा, वही सबसे ज़्यादा पूजा जाएगा। अब उनका नाम पड़ा पशुपतिनाथ, और आज अपन उन्हें शिव भगवान बोलते हैं। अर्धशिव, सॉरी, हाँ वही। हाँ, तो वो भी मूर्ति
घर में मतलब जो मोहर उसमें अंकित थे। देखो उधर से 350 400 या 500 कुछ अपन को मोहरें मिली हैं। एक मोहर में प्राकृति मतलब एक पेट है और पेट से पेड़ निकल रहा है, जिसे अपन बोलते हैं प्राकृतिवाद। यहाँ से साउंड अच्छा आता है तुम लोग को, बोर्ड की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम लोग ने अगर कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है मैं समझा रहा हूँ। तो वहाँ से चूँकि वो पेड़ से एक पेड़ निकल रहा है, तो मतलब एक चीज़ है जो आपको छाँव दे रही है, कुछ खाने को दे रहा है, और ये चीज़ कौन करती है? एक माँ करती है। तो वहाँ से निकला शक्ति धर्म, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिवाद। क्या बोलते हैं? प्राकृतिवाद। मतलब तुम सोचो कि उन लोग के लिए पेड़ इतने इम्पोर्टेंट थे कि उनने अपनी मोहर में भी उसका यूज किया। वो चाहते तो खुद की फ़ोटो लगा देते, है ना, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। अपन एक जानवर का यूज करते हैं नाम, जिसको अपन यूनिकॉर्न बोलते हैं। क्यों? लड़कों में किसे पता है यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न क्या होता है? बता दो यार, भैया बता देंगे, वह कोई दिक्कत नहीं यार। हाँ, घोड़ा रहता है यूनिकॉर्न। वही हिंदी में जो तुमने बोला वही, एक सींग रहता है ना। एक सींग गैंडा का भी होता है। पीएससी वाले यूनिकॉर्न क्या? लड़कियों के यार वो टेडी बियर वगैरह बन रहे हैं, मैं इसलिए इन लोग से पूछा नहीं कि इनको पता होगा। ये देखो, मैंने बोला था लड़कियों के सारे खेल खिलौनों में वही देखेगा। बहुत अच्छे से देखो इसे, मजाक की बात नहीं है। ये कितना सुंदर दिखता है, और इसको उधर का सबसे इम्पोर्टेंट पवित्र माना गया था। मतलब इसके साक्ष्य मिले हैं, इसकी मोहर मिली है, लेकिन इसके साक्ष्य नहीं मिले, इस जानवर के साक्ष्य नहीं मिले, मोहर तो मिली है। तो ये मैं तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अपन लोगों ने बनाई है। यार इसका नाम यूनिकॉर्न रख दो। यूनि मतलब होता है एक, और कॉर्न मतलब होता है सींग। पहले लेक्चर में मैंने समझाया था, शब्दों के साथ खेलोगे तो सारे आंसर मिलेंगे। यूनि मतलब UNI मतलब वन, कॉर्न मतलब सींग, तो एक सींग वाला जानवर। और इसलिए मैंने बोला था कि गैंडा का भी होता है। इसकी विशेषता ये थी कि ये घोड़ा था और घोड़े के ऊपर एक सींग था। हाँ, यहाँ मिडिल में, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो एडजस्ट नहीं करता है, अपन को उसके साथ कुछ मिले नहीं, बस अपन ने यही किया है। चलो अब मैं कुछ जल्दी जल्दी बताता हूँ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अपन को नाम पता चल गए सब लोगों को, ठीक है। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा हो? देखो मेरे को भी इम्प्रूव करना है कि सर जैसे अभी वो भाई ने मेरे को कुछ फीडबैक दिया, मैं उस चीज़ पे काम करना मेरा काम है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो मेरे से, है ना। सुनो अब इधर पे, हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। और ये क्वेश्चन मेंस में आता है कि बताइए भारत की पहली सभ्यता कौन थी और क्यों थी। वो आपसे लेकिन वनडे वालों से सिर्फ इतना पूछेगा कि भाई भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी, तो आपको हड़प्पा सभ्यता बताना है। इसके दूसरे नाम क्या थे? सैंधव सभ्यता, कांस्य सभ्यता, ताम्र पाषाणिक सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ये दो शब्द याद रखना। ताम्र क्या? पाषाणिक। पाषाणिक क्या हो सकता है? हैं? राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? इसमें दो टर्म है, देखो अगर देखोगे, एक में लिखा हुआ है ताम्र और दूसरे में लिखा है पाषाणिक। मतलब पत्थर का यूज तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक नई खोज हो गई किसकी? कॉपर। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि कॉपर का यूज कर रहे हैं। आप वो नर्तकी की मूर्ति देखी है, ऐसी है, ऐसा ही है ना। अब वो बोलेगी ऐसे भी करो नीचे से, है ना। मोस्ट वैल्यूएबल मूर्ति है वो भाई दुनिया की। मोनालिसा की पेंटिंग देखी होगी, नाम सुना होगा, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति है ना, इत्तीशी, उससे महंगा कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो यार किसी म्यूजियम में होगी, अब एग्जैक्ट तो
ये पता नहीं है मेरे को, नहीं तो मैं बता देता, मैं बाकी बताऊंगा ज़रूर अब आपको, मैं भी याद कर लूँगा ये अच्छे से। अभी पिछले 4 महीने से मैं सही बताऊँ ना, दिसंबर से मेरे इतने सारे एग्ज़ाम थे कि मेरी खुद का ये सब्जेक्ट छूटा हुआ था। हमेशा याद रखना 2 मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें 2 ही जगह होंगी, एक तो कोलकाता में क्योंकि आर्कियोलॉजिकल वहाँ पे वो है म्यूजियम, और दूसरा ब्रिटिश वहाँ पे इंग्लैंड में, ठीक है। हाँ, तो ये 2 कॉमन चीज़ हैं, लेकिन मैंने आपको, क्योंकि मैं गलत आंसर नहीं देना चाहता, मुझे नहीं याद है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अपन ये सर्च भी कर सकते हैं। अब दूसरा टर्म इधर पे लिखा है आद्य ऐतिहासिक। अब बहुत अच्छे से सब लोग सुनना, मैं जो नई चीज़ बताने जा रहा हूँ 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक, बोलो यार, ठीक है। दूसरा ये है, पहला ये है, और तीसरा होता है ऐतिहासिक। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है या मैं बताऊं सीधे सीधे? चलो अब बंडे की क्लास शुरू हो रही, मैं ही बस बता रहा हूँ। मतलब प्रागैतिहासिक का मतलब ये है कि इसमें कोई लिपि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लिपि तो सबको पता है ना। इसका मतलब कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं। और आद्य ऐतिहासिक की लिपि तो है, लेकिन इसका उद्वाचन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? इसको पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक जो अपन ने पढ़ लिया, जैसे अशोक सम्राट की जो लिपि है, प्राकृत लिपि, आरामाइक लिपि, अपन लोगों ने उसको डिनोट कर लिया। जेम्स प्रिंसेप ने उसकी खोज की थी, पता है ना सबको? ठीक है। तुम लोग यार सच में स्मार्ट हो यार, तुम लोग तो धीरे धीरे, बस पता नहीं क्यों मेरे जैसे नर्वस थे क्या? मैं नर्वस नहीं था, मैं ये सोच रहा था कि सच में तुम लोग को कुछ नहीं पता है क्या। कहानी यही है कि मैं सही बता रहा हूँ, शहरों में से ज़्यादा टैलेंट अपन लोगों के बीच में है, लेकिन अपन लोग के पास सबसे ज़्यादा कमी है मोटिवेशन की। जो बोल रहे थे, मोटिवेशन किस चीज़ का? एक ऐसा मोटिवेशन जो आपको कॉन्फिडेंस दे कि हाँ सर मैं भी आंसर कर सकता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ। वो भाई ने सही आंसर दिया, लेकिन अभी तक नहीं बोल रहा था। क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं शायद गलत ना बोल दूँ, है ना। तो अपनी प्रतिभा को पहचानो। अगर आप में टैलेंट नहीं होता तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। घर वाले बोलते घर पे बैठो, काम करो। कुछ तो होगा ना तुम्हारे अंदर, तो जो ने इधर बैठा है ना मुस्कान, नहीं तो मुस्कान को स्कूटी नहीं देते, है ना दीदी? हकीकत बात है भाई, उनको पता होगा कि तुमसे बनती है। ये 3 चीज़ें समझ में आ गई। तो अब मुझे तरुण भाई बताएंगे ऋग्वैदिक काल किस चीज़ में आएगा इन तीनों में, है? आद्य ऐतिहासिक में, है ना। और मिस PSC वाले आप बताओ मेरे को ऐतिहासिक में, ठीक है। आप बताइए। हंसना नहीं है, झोल हो सकता है। मुस्कान किस में आएगा? सर कहीं भी आए, मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, यही ट्विस्ट है। अपन लोग ऋग्वेद से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ऋग्वेद में हमेशा याद रखना कि वो जो पीरियड था वहाँ पे कोई लिपि नहीं थी। एक इंसान कुछ बोलता था, दूसरा इंसान उसको याद करता था, फिर अपने बच्चों को सिखाता था, फिर उसके बच्चे उसके बच्चों को सिखाता था। तो अगर लिपि ही नहीं है तो लिखित साक्ष्य कहाँ से होंगे? तो वो भी किस में आता है? आद्य ऐतिहासिक में। कि शब्द थे उनके पास लेकिन लिपि नहीं थी। क्लियर हो गया? देखो, लिपि का आविष्कार वो होता है मौर्य काल से, समझ लो। मौर्य काल, अशोक सम्राट, वहाँ से शुरुआत हो रही है भारत के अंदर। तो ये चीज़ याद रखना। सर अभी का जो ऋग्वेद होगा वो तो सर ऐतिहासिक काल का ही होगा ना। अभी का ऋग्वेद मतलब इस वेद है ना। आप लोग इस साइड देख सकते हो। अगर अभी मेरे को भी ब्रेक मिलेगा 5 मिनट के लिए। सुनो, डाउट क्या आया है? ऋग्वेद अपन रामायण पढ़ रहे हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें वहीं से रिलेटेड हैं, है ना। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब चीज़ें।
तो बहुत सही डाउट आया कि सर ये आद्य ऐतिहासिक में क्यों आ रहा है, ऐतिहासिक में क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि इन सब की जो रचनाएं हैं वो अभी जाके हुई हैं, गुप्त काल में। जब गुप्ता लोग आए तब तक कहानी क्या चल रही है कि एक इंसान ने पढ़ा, दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। जी मैं भी चलूँ साथ में? नहीं, सब्जेक्ट नहीं था सर मेरा, मैं तो जेईई की तैयारी कर। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त मज़ा आया कि नहीं आया? नहीं सर, बस थैंक यू। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे कोई बात नहीं है यार। तो ये चीज़ याद रखना कि गुप्त काल में लिखे गए हैं ये सब, ठीक है। अभी अपन हड़प्पा में हैं, हड़प्पा के बाद अभी बहुत सारे छोटे छोटे महाजनपद आएगा अभी, हाँ ऐतिहासिक काल में आता है वो। तुम लोगों की डिमांड समझ में नहीं आ रहा है, मैं डिलीवर क्या करूं? नोट्स तुम लोग को चाहिए नहीं, हाँ वो तो PDF है ही है, मैं तो समझाने के लिए आया था ना सर। इससे क्या याद करने में मदद मिल जाएगी। हाँ नहीं वो तो मिलेगी, रिवीजन में बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने क्या बोला था पहली चीज़ कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इधर से जाऊँ तो तुम लोग के दिमाग में डाउट नहीं होने चाहिए कि सर ये याद कैसे करूँ। और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि तुम आज से कभी भी मेरे कांटेक्ट में रहना और तुम सर ये बोल देना कि सर कल मेरा पेपर है और मेरे को एक दिन में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करना है, तो सर आप मेरे को कुछ दे दो और मैं तुमको ऐसी चीज़ दूंगा कि तुम खुद बोलोगे। एक तुम लोग ने ये पढ़ा है ना, अशोक सम्राट के दौरान तक जितने काल आए, एक लाइन में ख़त्म है कि इसका क्रम कैसे याद होगा, कौन से राजा है कैसे नहीं। हसीना मासुक साथ। अब ये कि याद रखना कि तुम जो चीज़ पढ़ रहे हो, जो सही पढ़ेगा, अब ये मैं बोलता हूँ कि ये मैंने ट्रिक बनाई, लेकिन यही सेम चीज़ दूसरा भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि सबके लिए राजवंश तो एक ही है ना। तो जो मैंने दिमाग चलाया करोड़ों लोगों में कोई भी चलाएगा ही, है ना। एक मैंने बनाई थी कि मीर कासिम पहला इंसान है जिसने भारत पे आक्रमण किया, तो आप कैसे याद करोगे? तो पहला इंसान जब भारत जैसे विशाल देश में लड़ने आया तो वो माँ की कसम खा के आया। मीर कासिम से हो गया, मीर कासिम से क्या हो गया? माँ की कसम खा के आया कि मैं भारत पे आक्रमण करूँगा। तो अगर कोई भारत पे आक्रमण करेगा, माँ की कसम खाएगा, तो यार झूठी कसम खाने पे क्या होता है? कोई मर जाता है। कोई मर जाता है तो क्या होता है? गंजा हो जाता है ना। और ये जो गंजापन होता है तो अपना सिर कैसा दिखता है? गोरा गोरा दिखता है। तो मीर कासिम के बाद कौन आया? मोहम्मद गौरी। ये लिंक होती हैं। ये जो मैंने कैसे याद किया मैं ऐसे बता रहा हूँ। अब वो जो गौरी आया तो उसने बोला तू गोरा मैं गंजा, तो मोहम्मद गजनबी आ गया। समझ गए? एक अब तुमको जीवन में नहीं भूलेगा कि हाँ यार वो टकला था साला, गोरा था, वो गंजा था तो वो गजनबी हो गया। माँ की कसम खा के आया था, मतलब जो पहली बार आक्रमण करने आया वो माँ की कसम खा के आया था। समझे? लड़कियाँ बोलेंगी पक्षपात कर रहे हैं सर, हमारी साइड आ ही नहीं रहे। ये 3 टर्म सबकी क्लियर हो गई? चलो अब अपन इनकी खोज की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अपन ने पहचान कैसे की। ठीक है, पहली बात तो ये कि जब भारत में, सुन रहे हो अब मेरी बात, भारत में जब हड़प्पा सभ्यता जन्म ले रही थी उसी टाइम पे एक चीन में एक सभ्यता थी और मेसोपोटामिया में एक सभ्यता जन्म ले रही थी। तो ये 3 सभ्यताएं हैं जो अपने हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता का दूसरा नाम है एलो नदी के किनारे थी वो, ठीक है, जैसे अपनी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? तो वो नाम दिया था जॉन मार्शल ने। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के स्थल बिंदु जो भी मिल रहे थे वो सिंधु नदी और सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे मिल रहे थे। तो जॉन मार्शल, अब ये चीज़ कैसे याद करोगे? होगी याद कि नहीं होगी? या बताऊं कुछ? देखो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी है कि नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता बड़ी है कि नहीं है? तो कोई इंसान अगर एक शहर से दूसरे शहर जाएगा तो उसे कोई ना कोई तो गाड़ी चाहिए। तो जॉन मार्शल के पास मार्शल थी भाई। ठीक है, तो किसने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया? जिसके पास मार्शल कार थी। और मार्शल से नाम क्या याद रखना? जॉन मार्शल।
ठीक है, हमेशा याद रखना। मेरा मानना ये था कि तुमको बस चीज़ याद होनी चाहिए, चाहे वो ट्रैक बुरी हो, साउंड गंदा कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, बस तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। समकालीन सभ्यताएं भी अपन ने पढ़ ली। अब अपन इसका, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि इसका क्षेत्र विस्तार क्या था। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर कुछ था, मैं बता रहा हूँ, और इसका आकार ऐसा था, त्रिभुजाकार। तो ये भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था, त्रिभुजाकार। और ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो ये मत सोचिएगा कि सर पढ़ के बता रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने मेहनत की है, समझ रहे हो। और ये देखो, ये जब मैं ये उसकी दीदी को दिखाता हूँ ताकि उसको समझ में आए, ये मेंस राइटिंग में ये काम आता है। और ये ऐसा फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है आपको कि दुर्ग नगर, निचला नगर, सड़क, ये सब भवन। ठीक है, ये 11 मार्कर के लिए है, और वनडे वालों तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ ये अकेला पेज, ये ऊपर आता हूँ, तुम्हारा भी नंबर आएगा, या तुम ही इधर आ जाओ। ठीक है, देखो इधर से दिखाता हूँ, ये इंडिया है ना, ये जितना पीला है ये ऐसा त्रिकोणा था अपना हड़प्पा सभ्यता। और देखो नदियाँ भी बनी हुई हैं सारी, और इधर पे सब कुछ लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता जितने नाम है वो लिखा हुआ है। इसका टाइम लिखा हुआ है 2600 BC से लेके 1700 BC। क्षेत्रफल लिखा है, आकार लिखा है, खोजकर्ता राय बहादुर शाहिनी 1921। मांडा चिनाब नदी सबसे ऊपर है, सबसे नीचे अहमद दैमाबाद है, इधर सुतका गेंडोर है, इधर आलमगीर हिंडन नदी है। किस शहर से क्या मिला है, सिंधु घाटी में कौन कौन से, सिंध में कौन, मोहनजोदड़ो, चंदूड़ो, कोजड़ी। ठीक है, भारत में पंजाब, रोपड़ में भी देखो कितना छोटा छोटा दिखेगा भी नहीं तुमको। क्या क्या मिला है, यज्ञदत्त शर्मा, सिर्फ वाई लिखा है, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको तुरंत याद आ जाएगा कि यज्ञदत्त शर्मा। मालिक और कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, दफनाने की प्रथा यहाँ से मिली है। तो ये सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो मैंने बोला था 65 यूनिट्स है, वो 45 वर्ष पहले लिख सकता है, 45 वर्ष पहले लिख सकता है, 45, आज से 45 वर्ष 4500। ठीक है, तो वो उस देखो मैं ये चीज़ मैंने, हाँ वही हुआ ना, 45 मैं वो चीज़ सुन चुका था। 3500 बोलते हैं पहली चीज़ उसको, ये याद रखना। ठीक है, 2000 अभी के और 1500 पहले के, आखिरी बिंदु तक गिना जाता है ना। अभी तुम BC बोल रहे हैं, BC के बाद ना गिनती उल्टी हो जाती है। जब अपन ना शुरू करते तो 1 2 3 पढ़ते हैं, और उधर पे उल्टे में 1 2 3 3 पढ़ते हैं, तो उधर पे 100 पुराना होता है और 1 नया होता है। और अभी 100 पुराना होगा और 1 नया, सॉरी 1 पुराना होगा 100 नया होगा। मैं एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ तुम लोग को, BC AC पता है कि नहीं? ये पता है? पता है सबको? मतलब तुम लोग रटने में तो बहुत शानदार हो, ये तो मेरे को पता चल गया है ना। आफ्टर, मेरी राइटिंग समझ में आती है कि नहीं आप लोग को? आफ्टर और बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है एमिनो, मतलब 3-4 नाम है, लेकिन मेनली अपन ACBC यूज करते हैं, और अपन हिंदी में इसको बोलते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी या शताब्दी या सदी। सहस्त्राब्दी मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? सहस्त्राब्दी मतलब क्या होता है? शताब्दी मतलब 100, दशक मतलब 10 साल। ठीक है, शताब्दी या शतक मतलब 100 साल। सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल। अपन पढ़ते हैं ना कि भाई ये ऋग्वेदिक शब्द के लिए पढ़ते हैं कि कितनी सहस्त्राब्दी पहले की चीज़ हैं, तो ये तुम लोग का क्लियर है मतलब। ठीक है, तो अभी अपन जितना जो कुछ पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, और देखो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, कर लो मैं कल आऊँगा, बता कल पढ़ लेंगे अपन। एक भाई ने बोला था 4500 वर्ष पहले की चीज़ है वो, और मैंने बोला 3500, और कोई आएगा जो बोलेगा सर नहीं 3000, कोई आएगा बोलेगा नहीं सर 4000, और कोई गलत नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है ना बहुत बड़ी थी।